महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। बीए प्रथम वर्ष हिंदी की सभी छात्राओं का एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। छात्राओं, पिछली कक्षा में हमने आदिकाल की जो प्रमुख शैलियाँ थी और उनके साथ साथ प्रमुख परिस्थितियाँ जो रही उन पर हमने चर्चा की थी। आज एक नए बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो है आदिकालीन साहित्य। कहने का तात्पर्य ये है कि आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया है वो कितने प्रकार से लिखा गया है, कितने प्रकार का है। इसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो दो प्रकार हमारे सामने आते हैं, दो तरह के साहित्य आते हैं, जिनमें पहला है अपभ्रंश से प्रभावित, यानी अपभ्रंश भाषा से जिसका नाता रहा है, उससे जो प्रभावित रहा है, उसमें वो संपूर्ण साहित्य शामिल है। और दूसरा जो आता है वो है अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रहा है, यानी अपभ्रंश से उनका कोई ताल्लुकात नहीं रहा। जैसे हम कह सकते हैं, अगर जो है कुछ रासो ग्रंथ के नाम हम इसमें ले सकते हैं। खुमान रासो है, पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है या विशलदेव रासो है। इसके अलावा भी ढोला मारूरा दोहा आदि कुछ ऐसी रचनाएं हैं, या फिर कुछ और भी, जैसे जैन साहित्य के अंदर जिसको राज साहित्य कहा जाता है, भी ऐसी कुछ रचनाएं इसमें शामिल हैं। प्रमुख रूप से अगर हम बात कर दें, मुख्यतः आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया वो 4 तरह का साहित्य तो हम यहाँ पर मानते हैं। इसके अलावा अन्य और भी प्रकार भेद हैं, जिसमें हम लौकिक साहित्य और लौकिक गद्य साहित्य के रूप में आगे जब पढ़ेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि मुख्य रूप से जो 4 तरह का साहित्य इस समय लिखा गया कौन कौन सा है। पहला है इसमें रासो साहित्य, रासो ग्रंथ। दूसरा है रास, या जिसको हम जैन साहित्य भी कहते हैं। तीसरा है सिद्ध साहित्य, और चौथा आता है आपका नाथ साहित्य के नाम से। तो इन 4 प्रकारों में सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं रासो साहित्य की। और रासो साहित्य में रासो का मतलब क्या है, रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है, आदि इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रासो साहित्य। रासो साहित्य, और रासो साहित्य में सबसे पहले बात आती है कि भाई रासो शब्द जो है, उस रासो शब्द की रचना किस प्रकार से हुई। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार इस शब्द की उत्पत्ति अलग मानी है। किसी का कहना था कि रासो शब्द जो बना है वो रसायन शब्द से बना है, किसी ने कहा रासूय से बना है, किसी ने रस से लिया है, किसी ने रास शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी है। तो वो विद्वान कौन कौन से, एक एक करके हम उनके बारे में जानना चाहते हैं या जानेंगे। कि सबसे पहले तो आता है नाम आपके रामचंद्र शुक्ल जी का। पहला मत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी है, रसायन शब्द से। इनका मानना यह था कि ये जो रासो शब्द है वो किससे बना है, रसायन शब्द से बना है। दूसरा जो मत आता है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका मानना था कि ये जो रासो शब्द आया है वो रासक शब्द से बना है। किससे बना है, रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। और उन्होंने इसकी उत्पत्ति बताई भी है कि जैसे रासक था, रासक का क्या बन गया आगे जाकर के, जो हो गया रास ए, रास एक से फिर आगे परिवर्तन होकर के और इसका बना रासा, और फिर रासा से क्या बन गया, रासो शब्द बना है। इस प्रकार की इन्होंने ये उत्पत्ति
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मानी है। इसके बाद आगे अगला जो विद्वान तीसरे नंबर पर आता है वो है, जिसको आपने पहले पढ़ चुका है, हमने बता भी दिया था, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम एक ऐसा विद्वान जिसने विदेशी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जिसको हम हिंदी का पहला इतिहास मानते हैं। हालांकि उसमें कुछ त्रुटियां रही, उन त्रुटियों की वजह से उसको हम विशुद्ध रूप से प्रथम इतिहास नहीं मान पाए। एक वृत्त संग्रह कह करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसको साहित्य में शामिल नहीं किया, लेकिन फिर भी प्रयास तो था पहला एक विदेशी विद्वान के द्वारा। गार्शा दत्तासी, ये फ्रांस के थे जिन्होंने फ्रेंच भाषा में आपका वो इतिहास लिखा। इनका मानना था कि जो रासो शब्द है वो रासो शब्द राजसूय शब्द से बना है। इससे रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद आते हैं हम चौथे नंबर पर, जो इतिहासकार रहे हैं और जिसके अलावा उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा काशी में जो स्थापित की गई थी 1893 ईस्वी के अंदर, उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई रचनाएं, शोध कार्य आदि भी किए हैं, लिखे हैं। उनका नाम है श्यामल दास। और इन्होंने रहस्य शब्द से इस रासो शब्द की उत्पत्ति स्वीकार की है। इसके अलावा एक और है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो इस शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से मानी है, ठीक है। इसके अलावा एक और अंतिम जो विद्वान जिन्होंने इस रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो राजयश शब्द से मानी है, और वो विद्वान है पंडित हरप्रसाद शास्त्री। और इन्होंने राजयश इस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति स्वीकार की है। अगर हम इन सभी मतों के आधार पर ये बात करें कि वास्तव में सही मायने में रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो उसमें हमारा जो दूसरा मत था, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या जिन्होंने रासक शब्द से इस शब्द को जोड़ा है, उसकी उत्पत्ति मानी है, उस मत को ही हम निर्णायक मत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं या करते हैं। समष्टि रूप से विचार करने के बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत ही निर्णायक मत साबित हुआ है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर सवाल पूछा जाए कि अंतिम रूप से किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, तो वो नाम आएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया जो है रासक शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में जो जानकारी प्राप्त की है वो आपके लिए बहुत ही फायदे की है। आपके अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार आपको इनको ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। रासो साहित्य की विशेषताएं क्या रही है, और ये विशेषताओं को विशेषकर ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार आ चुकी है आपके। रासो साहित्य की विशेषताएं, ठीक है। एक एक बिंदुवार मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। सबसे पहली जो विशेषता मानी गई है, क्योंकि आपको पता है कि आदिकाल का जो समय है, हमने परिस्थितियां पढ़ी थी, बहुत सारे देसी राजा, राजवंश यहाँ पर पैदा हो गए थे और उन्होंने अपने अपने रियासतें
स्थापित कर ली थी। इसके अलावा विदेशी आक्रमण भी शुरू हो चुके थे। उन राजाओं के आश्रय में रहकर के एक चारण जाति विशेष जो थी वो लेखन का कार्य करती थी और लेखन कार्य के साथ साथ अपने राजा के साथ युद्ध भी लड़ा करती थी। उनके उन युद्धों को उन्होंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा और उनका वर्णन अपनी रचनाओं में बढ़ा चढ़ा करके किया है। तो इतिहास और कल्पना दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो पहली अगर विशेषता की बात हम करते हैं तो वो है कि इस काल का जो साहित्य जो है मुख्य रूप से चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है। पहली मुख्यतः इस युग का साहित्य जो कि हम बात कर रहे हैं रासो साहित्य की, चारण कवियों के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात आती है कि भाई रासो काव्य में किस बात का चित्रण है, किस विषय वस्तु का चित्रण इन्होंने किया है। तो अभी बात आई थी, मैंने चारण शब्द का प्रयोग किया है। तो इन रासो काव्यों के अंदर कवियों ने क्या किया है, अपने आश्रयदाता जो राजा था उस राजा का बहुत ही बड़ा चढ़ा करके उनके शौर्य, उनके ऐश्वर्य का वर्णन किया है। कारण क्या था, बड़ा चढ़ा कर इसलिए करना पड़ता था क्योंकि उनको उसके बदले में इनाम, आजीविका के लिए धन मिलता था, इसलिए। तो दूसरी विशेषता आश्रयदाताओं का के शौर्य एवं ऐश्वर्य का वर्णन। ठीक है, नंबर 3 पर अगर हम बात करते हैं विशेषता की तो वो है इन ग्रंथों के अंदर यानी रासो ग्रंथों में उस समय के सामंती जीवन का भी संपूर्ण चित्रण मिलता है। सामंती वातावरण था, सामंतवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का भी चित्रण इस रासो काव्य में मिलता है। तो तीसरी विशेषता सामंती वातावरण या जीवन कह लीजिए इसको, संपूर्ण चित्रण किया हुआ है या चित्रण हुआ है। नंबर 4 पर अगर हम बात करें, चौथी जो प्रवृत्ति विशेषता के लिए, इन रचनाओं के अंदर ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों के द्वारा अपनी कल्पना का भी समावेश किया गया, जो मैं पहले अभी आपको बताई थी। तो इतिहास और कल्पना दोनों का चित्रण है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं नंबर 5 पर। इन रासो ग्रंथों के अंदर प्रेम व युद्ध, प्रेम एवं युद्ध का चित्रण है। ठीक है, नंबर 6 पर प्रेम और युद्ध, क्योंकि राजा की प्रेम कहानियां जो थी उनका भी चित्रण हुआ है और उनके साथ साथ उन राजा के द्वारा किए गए जो युद्ध है उन युद्धों का भी प्रत्यक्ष चित्रण इन चारण कवियों के द्वारा इन रासो ग्रंथों में किया गया है। नंबर 6 पर अगर हम बात करें रस के बारे में कि रासो ग्रंथों के अंदर प्रमुख रूप से किस रस को अपनाया गया है, तो प्रमुखता 2 रसों की रही है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व वीर रस का रहा है।
और वीर रस के साथ साथ एक और रस श्रृंगार रस को दूसरे नंबर पर रखा गया है। तो वीर और श्रृंगार से संबंधित रचनाएं या इनका वर्णन अधिक हुआ है। वीर एवं श्रृंगार रस वीर एवं श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता रही है। क्योंकि प्रेम और युद्ध जहां है तो स्वाभाविक है, प्रेम है तो श्रृंगार होगा और युद्ध है तो वीर होगा। तो प्रमुखता तो वीर और श्रृंगार रस से परिपूर्ण साहित्य रहा है रासो। इसके बाद शैली की अगर बात करते हैं इनमें, तो हमने जब परिस्थितियां पढ़ी थी, परिस्थितियों से पहले हमने पढ़ी थी शैलियों के बारे में, तो 2 शैलियों के नाम वहां पर आए थे। तो रासो साहित्य के अंदर उन दोनों शैलियों को अपनाया है। वो कौन कौन सी शैलियां थी? डिंगल और पिंगल। यानी रासो साहित्य डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों में ही लिखा गया है, इनमें प्रयोग किया गया है इन दोनों शैलियों का। इसके अलावा 2 और कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषता अगर हम माने तो वो है कि इन रचनाओं के अंदर जो रासो साहित्य है उनके अंदर चारण जो कवि थे उनकी संकुचित मानसिकता भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और अंत में हम अगर बात करें तो ये कि इन रासो साहित्य की अधिकांश जो रचनाएं हैं, यानी जो रासो साहित्य लिखे गए हैं, रासो साहित्य की जो रचनाएं लिखी गई थी, ग्रंथ काव्य लिखे गए थे, वो रचनाएं ज़्यादातर संदिग्ध हैं और संदिग्ध के साथ साथ ही अर्ध प्रामाणिक मानी जाती है। यानी इतिहास से उनका मेल सही नहीं खाता है। कुछ घटनाएं, कुछ पात्र इतिहास से मिलते जुलते हैं और कुछ का पता नहीं है, काल्पनिक, इसलिए इनको संदिग्ध भी माना गया और संदिग्ध के साथ साथ इनको अर्ध प्रमाणिक भी माना गया है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे प्रमुख रासो रचनाएं और उनका परिचय पर। धन्यवाद।